सर, तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि आपको समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई है। क्या देखते हैं दुद्धी विधानसभा में अपनी स्थिति इस समय आप? सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। दुद्धी ही नहीं, पूरे जिले में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता टूट चुकी है। यहाँ पे जो नौजवान हैं, जो वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, इन वोटरों में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और नौजवान जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसान लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई है, उससे आम जनता त्रस्त है बिल्कुल। इससे ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, प्रत्याशी नहीं लड़ रहा, ये जनता खुद जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कटिबद्ध है। तो वो जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में सब जो है किसी वर्ग का हो, समाज का, वो सारे वर्ग के लोग जो है, यहाँ तक कि जो किसी न किसी पार्टी में अगर वो हैं तो पार्टी पूरा छोड़ करके वो जो है समाजवादी पार्टी के समर्थन में और उनके अकेला के पीछे खड़े हैं। जैसे विधानसभा, दुद्धी विधानसभा से आप कई बार विधायक भी रह चुके हैं और चाहे दुर्भाग्य कहें कि आप सत्ता से एक समय के लिए दूर हुए, तो वर्तमान में जो भी विधायक यहाँ से गठबंधन के विधायक रहे हैं, उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को किस रूप से आप देखते हैं? देखिए, विधायक की चर्चा मत करिए, सरकार ने ही कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आम जनता से आप पूछेंगे कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दुद्धी क्षेत्र में या जिले में क्या काम किया है, तो कोई काम लोग नहीं बता पाते। हम लोगों की तो छोड़ दीजिए, हम लोग माइनॉरिटी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जनता जो है मोटा मोटा काम जो देखती है, उस तरह का कोई काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जहाँ तक विधायक की बात है तो वो किए होंगे अपना कुछ काम, लेकिन जनता के लिए कोई काम जो है, यहाँ तमाम त्रस्त है जनता। यहाँ घूसखोरी बड़े पैमाने पे है, तो पता चलता है कि विधायक जी के गुर्गे भी उस जो घूसखोरी है फॉरेस्ट की या पुलिस की या जो है लेखपालों की, इसमें बड़े पैमाने पे चर्चा है। तो इसमें अगर विधायक जी काम करते तो जनता को राहत मिलता। और इसके अलावा जो विकास का काम है, उनके फंड का काम है, विधायक निधि का काम, अनुसूची में आज़ादी के बाद आना चाहिए आदिवासी बहुलता को देखते हुए। तो उस समय भी इसका यूपी टेनेंसी एक्ट यहाँ नहीं लागू होता था, यहाँ पे अलग से ही होता था। तो तमाम बैकग्राउंड है दुद्धी को बनाने। एक बात और है, जो कन्हर पर विस्थापित लोग हैं, कुछ लोग वंचित हैं अभी भी, जो जानकारी मिलती है गाय बगाए, उन लोगों के बारे में 2 शब्द आप बोलें। ये कन्हर परियोजना में जो 11 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, उसमें एक तो ये समस्या है कि जो सीमांकन हुआ है डूब का, वो गलत ढंग से हुआ है। बहुत से एरिया ऐसे हैं, खेत हैं, गांव हैं, जो डूब क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, फिर भी वहाँ पिलर गाड़ दिया गया है। तो इससे एक समस्या पैदा हो गई है। तो इसके लिए हमने ये कहा है कि फिर से जो कन्हर के सक्षम अधिकारी हैं, उनसे इनका पुनर्सीमांकन करवाएंगे। और इसके अलावा जो बेचारे उसमें बहुत से गांव में आदिवासी समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, और उनको अभी जो शासनादेश है 3 पीढ़ी तक मुआवजा देने की बात जो है अखिलेश सरकार ने कहा है। तो जो जानकार लोग हैं वहाँ पर, वो लोग 3 पीढ़ी का मुआवजा ले लिए और अपना प्लाट भी पा गए अमवार के पास। लेकिन जो आदिवासी समाज के लोग हैं वहाँ पर, उनको अभी न प्लाट मिल पाया है, न 3 पीढ़ी का मुआवजा नहीं मिल पाया है। तो उनके लिए भी हमने कहा कि सरकार अपनी बनेगी तो वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर डूब होने से पहले जो है उनको जो है प्लाट और मुआवजा दिलाने का प्रयास हम करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि दुद्धी चूँकि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में से आता है और यहाँ पे 2 जून रोटी इकट्ठा करने के लिए मजदूरों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार वो कहती है कि हमने तो महंगाई को नियंत्रित कर दिया, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये सरासर गलत है। महंगाई नियंत्रित है तो अभी भी 200 रुपये लीटर जो है सरसों का तेल क्यों मिल रहा है? डीजल का दाम कम नहीं हुआ। और तमाम जो मकान बनाने के गिट्टी, बालू, बोल्डर, सीमेंट, सरिया, ये सब के भाव कहाँ कम हुए?
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहना कि महंगाई हमने कम किया, तो महंगाई तो कम हुआ नहीं है। डिजिटल इंडिया में दुधी विधानसभा को किस रूप में देखते हैं भाजपा के अकॉर्डिंग? भाजपा के लोग और कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में बैठे हैं, उनको पूरा जो है भारत देश दुधी ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, वो लोग भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनके शब्दों में। वो दिल्ली जैसा ही दिखता है, दिल्ली में बैठे हैं तो दुधी को समझते हैं कि दिल्ली जैसा, ये इन लोगों की सोच है। अगर ये जो है ये समझते हैं कि जैसा चकामक जो है दिल्ली है, उसी तरह से दुधी क्षेत्र भी हो गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है मिट्टी का तेल भी इस क्षेत्र में आज ज़रूरत है। बहुत से पूर्वा हैं, बहुत से टोला हैं, मोहल्ले हैं, घर हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाया है। आज बिजली, ये मिट्टी का तेल बंद करने का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। वो उन लोगों का सोच है, ये प्रदर्शित होता है कि यहाँ पर जो है मिट्टी का तेल बंद कर देने से ये लगता है कि वो समझते हैं कि दुधी में भी बिजली है हर जगह है, चीनी भी बंद कर दिया। तो भाजपा का जो कंसेप्ट है, भाजपा का जो सोच है, वो गांव के एकदम उलट है। वो उनके निगाह में केवल शहरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं वही जो है हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और गांव के जो रहने वाले गरीब गुरबा, ओबीसी, आदिवासी, हरिजन और दलित और माइनॉरिटी के लोग ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इसीलिए तो इन लोगों ने गांव में जो आवास दिया है 1,30,000 का दिया है, और शहर के लोगों को 2.5 लाख का दिया है। और कोरोना में शहर के जो है स्कूल बंद नहीं हुए हैं, कॉन्वेंट वॉन्वेंट, यहाँ के स्कूल बंद हो गए। नई शिक्षा नीति में यहाँ के लिए कानून बना दिया इस भाजपा सरकार ने कि जो है बच्चे पढ़े या ना पढ़े, इनको पास करते जाओ। तो जब बच्चे पास हो जाएंगे तो ये तो किसी काम के लायक नहीं, कोई चपरासी के पद पे भी नहीं रखेगा इनको, इनका भविष्य खराब कर रहे हैं। तो इस तरह से और ये है, गांव के लोगों को 18 घंटे बिजली, शहर के लोगों को 24 घंटे बिजली, और 18 घंटे बिजली कह करके 6 घंटा 8 घंटा बिजली यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह की दोहरी नीति है भाजपा की, वो गाँव वालों को अलग सोच और शहर वालों को अलग सोच। तो इससे ये लगता है क्रियाकलाप से, भाजपा के कार्यक्रमों से, कि हम जो है गांव के वासी, गरीब, आदिवासी, हरिजन, दलित, ये दोयम दर्जे के हैं, ऐसा ये व्यवहार कर रहे हैं। जबकि बाबा साहब ने संविधान में समता का अधिकार लिखा कि सब देश के नागरिक बराबर हैं। जनता के नाम आप कुछ संदेश देना चाहेंगे समाचार माध्यम से? हम दुधी क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करेंगे कि इस 2022 के चुनाव में पिछली दफ़ा जैसे गलती न करें, किसी के लालच और प्रलोभन में न आए, और ये विशेषकर भाजपा के लोग जो है तमाम लालच और प्रलोभन और तमाम तरह के झूठ वगैरह बोल के जो हमारे भोले भाले आदिवासी मतदाताओं का सेंटीमेंट भड़का के वोट लेने का काम करते हैं, वो उनके भावनाओं उनके भड़काने में ना आए, और तमाम इस तरह के जो भ्रांतियां और गलत बात जो भाजपा के लोग रखते हैं उनकी बात को न सुने। और एक ही आपने क्या सोचा कि इन 15 साल में कुछ ऐसी चीज़ें आपको महसूस हुई कि काश ये काम हो गया होता तो दुधी के लिए वरदान साबित होता? क्या सोचा है आपने कि ऐसा एक काम जरूर करूँगा कि जिससे दुधी के लिए वरदान साबित होगा? मेरा प्रश्न, हाँ, ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं 75 ज़िले, उनमें से यूनिक ज़िला है। ये एक तो यहाँ का डेमोग्राफी के हिसाब से ये आदिवासी बेल्ट के नाम से जाना जाता है, दूसरा भौगोलिक स्थिति यहाँ का जो है टोपोग्राफी के हिसाब से अनुपजाऊ ज़मीन और उबड़ खाबड़ पहाड़ी, हिली, जंगली क्षेत्र है, अनुपजाऊ ज़मीन है। तो ज़मीन चूँकि अनुपजाऊ है तो यहाँ के माली हालत भी लोगों का ख़राब है, और साल भर का जो है रोजी रोटी खेत से नहीं निकल पाता है। मेहनत तो यहाँ के किसान प्लेन इलाके के किसानों से ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी जो आमदनी है उनसे आधा भी नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है। इसके लिए
जो है हमने सोचा है और अखिलेश जी ने भी सोचा है और काम भी किया है इसके लिए। हम लोगों का नारा है कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। इसके तहत जो है कनहर सिंचाई परियोजना यहाँ पे अखिलेश जी ने शुरू किया। दुधी वैली में जितना, दुधी वैली ही नहीं, दुधी घाटी ही नहीं, ये जो आपका कौन क्षेत्र है, भवनाथपुर क्षेत्र है, वहाँ तक पानी जाएगा। और जिस तरीके से सोन लिफ्ट से और धनरौल बांध से, नगवा बांध से वहाँ चकिया, चंदौली, रावटगंज, घोरावल, राजगढ़ के किसान आज माला माल हो गए हैं। गरीबी नाम की वहाँ चीज़ नहीं है। इस कनहर बांध के बन जाने की वजह से दुधी घाटी के किसान भी उसी तरह के किसान बन जाएंगे और उनकी माली हालत सुधरेगी। अच्छा, हाथ से एक बात याद आया कि राम प्यारे पनिका जी के परिवार को यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी से खड़ी है और चूँकि कांग्रेसी परिवार है और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो ठीक ही दिया है, क्योंकि स्वर्गीय राम प्यारे पनिका जी कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और हमारे भी जो है राजनीतिक गुरु पनिका जी हैं, तो हमसे कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, जनता के हाथ में